ट्रस्ट और हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं भरपूर तरीके से उन लोगों की मदद जो है वो कर रही हैं। और ब्रिटिश एयरवेज़ के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पहुँचाते हैं और ये तंजीमें जो हैं वहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी करती हैं और फिर यहाँ पर हम सर्वर फाउंडेशन जो है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो डिज़र्विंग लोग हैं वहाँ पर हम जो है वो पहुँचाते हैं। तो इसमें आज जो है सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किट्स भेजी हैं। ये हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के 4 स्कूलों में और सिंध के 6 स्कूलों में बच्चों में इंशाअल्लाह ख़ुद जाकर तकसीम करेंगे। और उसके बाद कंबल और जो गर्म कपड़े हैं वो भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम जो हैं वो पहुंचाएंगे। तो मैं हबीब मलिक साहब का जो कि हमारे स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह चैरिटेबल काजेज़ में उनका बहुत बड़ा नाम है, और फिर मैं डॉक्टर अबैदुर रहमान साहब का कि उन्होंने ये वेन्यू हमें प्रोवाइड किया है, इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मोहम्मद आसफ़ इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जवेद हाशमी साहब का, अंसर फ़ारूक साहब हमेशा मेडिसन में और मेडिकल चीज़ों में हमें हमेशा जो है वो सपोर्ट करते हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और लॉर्ड्स टावर्नर्स जो कि वहाँ पर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी हमारे साथ माशाल्लाह बड़ी लेज़ा है और हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरा तजर्बा है चैरिटेबल काजेज़ में काम करने का, उसमें मैंने जो चीज़ सीखी है कि जब आप कोलैबोरेशन से, कोहीजन से, कोऑपरेशन से काम करते हैं तो उसमें आप इज्तिमाई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुंचा सकते हैं। जब कोविड-19 था तो ये बहुत मुश्किल उस वक़्त भी हमारे लिए सूरत हाल थी, और हमने ये पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है इसकी बुनियाद 2005 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, जब मैं वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस वक़्त हमने रखी थी। और उसका मकसद ये था कि हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में, डिसेबिलिटीज़ में हम किस तरीके से जॉइंट एफर्ट जो हैं, कलेक्टिव एफर्ट जो हैं कर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह हमारे पास 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो किसी भी जब डिज़ास्टर आता है तो उसमें हम इकट्ठे मिलके काम जो है वो करते हैं। और मैं आपको ये बड़े फ़ख्र से ये बात बताना चाहता हूँ कि सर्वर फाउंडेशन ने, अल खैर फाउंडेशन है, इस्लामिक एड है, तो हमने LIHS के साथ मिलके 1.5 लाख से ज़्यादा राशन पैक जो हैं वो सिंध में, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, KPK में हमने जो मुतासरीन सैलाब हैं उन तक वहाँ पर पहुँचाए हैं, खैमे लगाए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं। और अगर हमारी जो 16 जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मसले में हमारे साथ काम कर रही हैं, तो हमने तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़्यादा की चैरिटेबल वर्क जो है किया है, जिसमें घर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जो है राशन भी दिया जा रहा है, कुक्ड मील भी दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, और ख़ासकर अब सर्दी आ गई है और सर्दी में उनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है। तो हमें सबको मिल के इस आफत का मुकाबला करना है और अपने भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े होना है। तो मैं पाकिस्तान के भी जो हमारे जनरस हजरात हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस सिलसिले में हमारे साथ कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं की हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, दुनिया को भी इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आज जो आफत हम पे आई है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जो गैसेस हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान लेस दैन 1% कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से ये मौसमी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम पे मुसीबत आई है, कल को किसी और मुल्क के आएगी, तो हम नेशनल कम्युनिटी को ऐसा जो है ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा कि हम इन आने वाले वाक़यात की रोकथाम भी करें और क्लाइमेट चेंज जो है इसको सीरियस लें, इसलिए कि इससे बहुत बड़ी तबाही जो है दुनिया में आएगी, जिसका नुकसान जो है सारे लोगों को
पहुंचेगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगर किसी दोस्त ने सवाल करना है तो मैं हैप्पी टू। डिजास्टर है पाकिस्तान में, दो डिजास्टर है, एक तो सैलाब की कारियां हैं वो है, दूसरा जो पॉलिटिकली इस वक्त बहरान है वो है। इन दोनों सूरतों में आप भी गवर्नर रहे हैं पंजाब के, आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? आपके हवाले से भी ये गर्दिश कर रही थी कि आप भी कोई नई पार्टी बना रहे हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इन अफवाहों को या इन खबरों के हवाले से जरा बता दें। और दूसरा, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि आपने इमदाद पूरे दुनिया से इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो अभी तक इस जो आफत पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है उसका इदराक नहीं कर सका। आप जैसी जो शख्सियात हैं जो असर रखती हैं, किस हद तक जो है आप इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है इस मामले को उठा सकते हैं ताकि इस मुश्किल वक्त से जो है पाकिस्तान को निकाला जा सके? जी, आपने 2-3 सवाल जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। एक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस मैग्नीट्यूड और जिस लेवल का डिज़ास्टर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनकी जो जिम्मेदारियां थीं, उन्होंने उसको अहसन तरीके से अदा नहीं किया है। और अब भी डोनर्स कॉन्फ्रेंस जनेवा में हो रही है और मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और ये इतना बड़ा ये डिज़ास्टर है, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी होता तो वो भी इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो कोप नहीं कर सकता था। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है और इसके ज़िम्मे कर्ज़े हैं और इन्होंने किश्तें जो हैं देने के लिए हमारे पास जो हैं वो पैसे जो हैं वो नहीं हैं। दूसरी बात आपने की है कि देखें, मैं तो आज चूँकि ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत मैं पॉलिटिक्स पे कम बात करूं, लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो सियासतदान हैं, यूरोप है, बरतानिया है, अमेरिका है, मेरा वहाँ पर यूरोप की पॉलिटिक्स का बहुत तजर्बा भी है, तो वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं या जो लीडर्स हैं वो अपने ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी के मफादात को जो बाद में रखते हैं, मुल्क के मफाद को और कौम के मफादात उनके लिए सुप्रीम होते हैं। तो जब वो मुश्किल होता है, देखें जब एक ख़ानदान है ना, ये भी पूरा मुल्क भी एक ख़ानदान ही होता है ना, जब एक ख़ानदान में मुसीबत आती है तो हमने देखा है कि उसके में ख़ानदान में जितनी मर्जी भाइयों में बहनों में लड़ाई हो, जब मुश्किल वक्त आता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और हमें भी चाहिए कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त हमारे मुल्क के मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। वो हमारी जो है इंटरनेशनल बहुत से हमारे चैलेंजेस हैं, IMF की शराइत हैं, महंगाई है, 2 वक्त की लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। तो हम कम अज़ कम जो मुआशी सूरत हाल है उस पे तो एक पेज पे आ सकते हैं कि हमने इस मुल्क की सम्मत को कैसे ठीक करना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ देखता हूँ, हम ब्लेम गेम में हैं। हम जो हैं हम कहते हैं कि जी सारा ये है उसने कर दिया, कोई कहता है कि जी वो 3 साल में भट्ठा बटा गए हैं, तो हम जब हुकूमत में थे तो हम कहते थे कि वो पुराने भट्ठा बटा गए हैं, तो वो कहते हैं कि नए ने भट्ठा बताएगा। तो ब्लेम गेम से हम बाहर नहीं निकलते, एक पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने सादगी की ज़िंदगी जो है गिव अप कर दी है। जिस तरीके से हम अपनी अय्याशियों में, अपनी शान व शौकत में, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक गाड़ियों का काफ़िला हमारे साथ निकलता है, चाहे वो मजहबी लीडर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो एक और हैं, तो 6-6, 7-7 गाड़ियों के काफ़िले हमारे निकलते हैं। तो हमें हर चीज़ पे बचत करनी पड़ेगी। हमारा देखें एनर्जी बिल जो है हमारा इस वक्त जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं $27 बिलियन है। तो कैसे कोई मुल्क सर्वाइव कर सकता है कि अगर उसकी एक्सपोर्ट $30 बिलियन होगी और इंपोर्ट $80 बिलियन होगी, तो ये $50 बिलियन का डेफिसिट कहाँ से आएगा? ये कोई रॉकेट साइंस है? जैसे मर्जी हम ब्लेम गेम करते रहें, भाई नहीं मुल्क सर्वाइव कर सकता इस किस्म की जो है सूरत हाल से, जब तक हम अपनी बेल्ट को टाइटन नहीं करेंगे। और जिस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, इससे हिकमत अमली की ज़रूरत है, इसमें पार्टियों के अंदर कंसेंसस की ज़रूरत है, कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, तो फिर ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरा सवाल जो आपने किया है सियासी हवाले से, तो भाई ये मैंने भी टीवी और अखबारों में ही पढ़ा है कि मैं पार्टी बना रहा हूँ, तो मुझे भी इल्म में ये बात अखबारों के ज़रिए आई है। इरादा है इन हालात में पार्टी बनाने का या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का? कैसी पार्टी इस दफा होगी?
देखें, मैं अभी तो पहली तो मैं ये जो था फ्लड विक्टिम्स के लिए पिछले 6 महीने पूरी मेरी एनर्जी जो थी, फोकस था, वो था। तो अब इंशाल्लाह सियासी लोगों से बातचीत हो रही है, तो जब फैसला करेंगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा। पार्टी ने आपसे राब्ता किया था, तो उन्होंने ऑफर भी की थी कि पंजाबी की सदारत जो है वो आपको देंगे, तो कहाँ तक ये बात पहुंची? नहीं, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। मेरी मूल मीटिंग ज़रूर हुई है यूसुफ गिलानी साहब से और अहमद महमूद साहब, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने लंच पे मुझे बुलाया था और वहाँ पर जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें तो करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है सर, आपने अपनी टॉक में कहा कि अब बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को जो है ना सारी फैसिलिटीज अभी ये जो आप लोगों ने सारी कलेक्शन की है ये आप देंगे, लेकिन जनूबी पंजाब और के भी इससे मुतासिर हुआ है, तो क्या वो आप लोगों की फाउंडेशन के हिस्से में नहीं आते हैं वो लोग जो KPK और पंजाब के इफेक्टेड है? जी, मैं ज़रा आपको ज़रा रोशनी डाल दूं कि देखें, KPK में हमने हज़ारों राशन पैक भेजे हैं और वहाँ पर हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, वहाँ हमने खैमे लगाए हैं, वहाँ हमने काम किया है। साउथ पंजाब में हमने काम किया है और मेरे भाई खुद वहाँ पर तकरीबन 200 घर हम लोगों को बना के दे रहे हैं। वहाँ पर हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, तो हमारी जो फाउंडेशन है या हमारी जो चैरिटेबल जितनी भी हमारे साथ काम कर रही हैं, तो हमारा फोकस जो है वो पूरा KPK पे भी है, साउथ पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है। लेकिन सामान अगर थोड़ा होता है तो फिर हम हर जगह पहुंचाने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसलिए चूँकि कुल 10 स्कूल थे, तो वहाँ पर फिर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप जितनी जगहों पे ज़्यादा करते हैं खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे इलाकों में काम नहीं, अब भरपूर तरीके से हम KPK में और साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, इमरान खान साहब के साथ क्या कोई राब्ता हुआ है? बड़े प्यार ये तो इतना लगा जिदा तुसी मेरे कान च कोई सवाल नहीं, राब्ता नहीं। आप गवर्नर भी रहे हैं और बड़े सियासतदान भी रहे हैं, तो आपसे क्या वजूहात है कि खान साहब से आपकी इख्तिलाफात की बातें चल रही है, खबरें गर्दिश कर रही है कि आप जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो आखिर क्या वजूहात? दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान भी मुश्किल में है, अगर आप वाकई जा रहे हैं तो क्या ये बेवफाई नहीं है कि मुश्किल में कुछ हो रहे हैं आप? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी हवा के साथ नहीं चलता, बल्कि तूफ़ान भी आए जिसको मैं सही समझता हूँ, तूफ़ान के सामने भी मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये मेरी पूरी हिस्ट्री जो है। और मैंने जब PTI को नून को छोड़ा तो उस वक़्त PTI के दूर दूर तक मकान नहीं थे। मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारा जो है तुम बिल्कुल फ़ैसला ठीक नहीं कर रहे, इस पार्टी ने कभी हुकूमत में नहीं आना। और उस वक़्त नून की पॉपुलैरिटी जो थी वो पीक पर थी और मामलात भी चल रहे थे। तो मैं बिलीव करता था कि हमने एक मुल्क में नया पाकिस्तान बनाना है, हमने गुर्बत को ख़त्म करना है, हमने जो है मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो है वो लेके आना है। बच्चे 2.5 लाख स्कूलों में नहीं 2.5 करोड़ जाते, उनको स्कूलों में लाना है। हेल्थ को ठीक करना है, एजुकेशन को ठीक करना है। पुलिस लोगों को इंसाफ नहीं देती, पुलिस की रिफॉर्म्स लेके आनी है। बल्दियात के निज़ाम को हमने मजबूत करना है। साउथ पंजाब को सूबा बनाना है। तो ये बहुत सी ख्वाब थे जो मैं समझता हूँ कि वो पूरे नहीं हुए। तो क्या आपको भी काम करने नहीं दिया गया? देखें, ये काम नहीं, गवर्नर के पास तो कोई अपना इतना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि कोविड-19 में मैंने ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया और तकरीबन 14-15 अरब रुपए से ज़्यादा का उस वक़्त मुश्किल हालात में लोगों को मदद किया। फिर मैंने अपनी तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो कि बिल्कुल वहाँ पर एक्टिंग चांसलर लगे हुए थे, किसी एक यूनिवर्सिटी का भी नाम 500 दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं आता था, सफारशी कल्चर चल रहा था, तो वो सारा सफारशी कल्चर को ख़त्म किया, मेरिट पे लगाए। और अब मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अब माशाल्लाह बहुत सी पंजाब की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो मेरिट पे, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की वजह से हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन मेरे जाने के बाद फिर वो मेरिट पे बदकिस्मती से मुझे जो फीडबैक मिल रही है, फिर कंप्रोमाइज़ शुरू होना हो गया है, तो जिससे फिर नुकसान होगा। देखें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में काबिलियत की बना पे, अहलियत की बना पे वाइस चांसलर लगा देते हैं
तो आप 30,000 बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं। अगर वहाँ पर आप एक नाहल को लगा देते हैं तो आप उनके मुस्तकबिल से खेलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की पॉलिसी जो है वो तमाम हुकूमतों को सर, ये अपनानी बताएं कि आप बताइए कि ये जो फेज है, दो चीजें मुझे पूछती हैं कि ये जो फेज है ये रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन का फेज है, और आप लोग इमदादी सामान भेज रहे हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर ये ना होता कि कैश में मदद की जाए लोगों की के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए? देखिए मैं अर्ज करूँगा, ये है कि आपके दोस्त और आपके साबका कायद जो हैं वो उनके बयानात के हवाले से ये तासुर है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज जो है वो करप्शन के हवाले से मुतासिर हो रहा है। तो क्या ये इमेज जो है या इस किस्म के बयानात भी इमदाद मिलने और रिकंस्ट्रक्शन के फेज में खासतौर पर आर्मी इमदाद मिलने में रुकावट है? तो यह है कि जो आपने फरमाया है कैश का, वो देखें जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसमें एक तो ये है कि आप उनको घर जो है एक कमरा या 2 कमरे बना के दे दें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गार्डर जो हैं सैलाब की वजह से नहीं हुए हैं, खिड़कियां जो लोहे की थीं वो बच गई हैं, तो उनको आप अगर उनके जो रिपेयर है या वहाँ पर वो आप 50,000 में 60,000 में बन सकता है। तो ये 3-4 तरह के मॉडल हैं जिन पे हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें अल खिदमत फाउंडेशन है, अखुवत है, ये बैतुस्सलाम वाले हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत उनका इस बारे में एक्सपीरियंस है, तो हम उनके साथ तावन जो है इस सिलसिले में कर रहे हैं। अच्छा सर, बड़ा दोस्त से बात करना चाहता हूँ करप्शन के हवाले से जो इल्जामात और फिर क्या ये रुकावट? देखिए मैं आपको करप्शन के हवाले से मैं क्या बताऊं, बात ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कोई ये क्लेम नहीं कर सकती कि उनके पास सारे कुछ सेंट हैं, या कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसमें सारे करप्ट हैं। तो ये बदकिस्मती से करप्शन एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ये हर जगह मौजूद है, हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है, और इसका तो सदबाब जो है बस कोई अल्लाह ताला की कोई मदद आ जाए, गैबी तो हो सकता है, लेकिन अब भी जबकि हम डूब रहे हैं, यहाँ तक हैं अब करप्शन बंद हो गई है। अच्छा सर, चलो मरकज़ में अगर हो रही है तो जिन सूबे में पीटीआई की हुकूमत है वहाँ करप्शन ख़त्म हो गई है। तो ये सारा काम जो है ये बदकिस्मती से चल रहा है। अच्छा सर, पंजाब में लेकिन मैं बड़ी अहम जिम्मेदारी थी पंजाब में आपकी, वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे आप पंजाब में, वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो जो आपको इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब में होते थे, क्या वफाक से उसको एड्रेस किया जाता था? जिम्मेदारी ज्यादा किसकी थी? सीएम को समझते थे, प्राइम मिनिस्टर को समझते थे? कुछ हक़ाइक़ अभी सामने लाना बाकी है, कुछ तो बताएं। और देखा मेरा सियासी कैरियर में भी अधूरापन नजर आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि चौधरी सरदार साहब वाकई ज्वाइन करेंगे, सियासत करना चाहते हैं या? देखिए मैं अर्ज करूं जी, कोई मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को पता है कि पंजाब में क्या हालात थे, और मेरा नहीं ख्याल कि जब पूरी दुनिया को पता हो, जब जो हमारी जो कैबिनेट है फेडरल की, मुझे तो सारे मिलते थे, उनको जो जो मुझसे इल्म था उनको मुझसे ज़्यादा इल्म होता था कि पंजाब में क्या हो रहा है, सबको पता था। तो अगर उसको जो हो रहा था वो रोक लिया जाता तो ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट से तल्कात ख़राब होते और ना ये मुल्क बर्बादी की तरफ जाता, तो चीज़ें बेहतर होती। तो अगर कोई गुड गवर्नेंस हम दे देते तो फिर तो पब्लिक भी हमारे साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ थी, हर चीज़ साथ थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते। आखिरी सवाल, नहीं देखें, एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करना या ना करना ये तो बात नहीं है। असल बात इख्तलाफ की जो बात है वो यही है कि मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं किया गया, तैयारी नहीं की गई गुड गवर्नेंस। मिसाल के तौर पे मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था तो दो मैंने अपनी तकरीरों में भी हमेशा कहता था कि एक सबसे बड़ी पावर की बात थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कि उन्होंने करके दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने बल्दियात के इलेक्शन भी करवाए और बल्दियात के लोगों को रिसोर्सेज भी दिए और उनको एम्पावर भी किया। दूसरा उन्होंने ये किया था कि वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स लाई गई
और पुलिस से बिल्कुल सियासी असर रसूख जो था वो ना होने के बराबर था जब परवेज़ खटक वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। तो पंजाब में 3.5 साल में वो बल्दियात को भी तोड़ दिया गया, इलेक्शन